अमेरिका ने इजरायल के साथ खुफिया जानकारी साझा की। एक और बड़ी खबर है, हथियारों की डील पर ईरान और रूस में बातचीत को लेकर भी अमेरिका एक बार फिर से बड़े दावे कर रहा है और ईरान और रूस के बीच गोपनीय बातचीत को लेकर यह बड़ी खबर है। आपको बता दें, ईरान को रूस कई घातक हथियार देने की तैयारी में है, तो अमेरिका की तरफ से जो इस वक्त बड़े दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक ईरान को रूस कई घातक हथियार देने की तैयारी में है। ईरान और रूस के बीच गोपनीय बातचीत हो रही है और हथियारों की डील को लेकर बातचीत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए अब देखते हैं कि ईरान और रूस के बीच हथियारों की डील को लेकर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में इजरायल को क्या बताया गया है, क्या कहा गया है। तो ईरान की सीक्रेट डील, जी हां, देखिए इजरायल को यूएस ने अलर्ट किया और अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। रूस ईरान के बीच हथियारों की डील आगे बढ़ी और ईरान को रूस Su-35S और Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर देगा। ईरान को रूस इस साल के अंत तक 24 फाइटर जेट Su-35S भी देगा और इसके अलावा रूस ईरान को Yak-130 जेट, ट्रेनर और गोला बारूद भी करेगा सप्लाई। हालांकि हथियारों की सप्लाई में तेजी के लिए कई और ज्यादा कदम उठाने का फैसला लिया जा रहा है। तो दोनों एक दूसरे के साथ रक्षा के तौर पर किस तरीके का सहयोग कर रहे हैं, इस सीक्रेट डील को लेकर मनीष क्या इंफॉर्मेशन है? और एक सवाल उन दो तस्वीरें के बारे में भी करना चाहूंगी जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं इस्फहान प्रांत पर हुए हमले के बाद की। बिल्कुल सुरभि, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान और रूस का दोस्ताना आज की तारीख में पूरी दुनिया में दिख रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दरमियान जिस तरह से ईरान ने Shahed-136 ड्रोन की बड़ी खेप जो है वो रूस को मुहैया कराई और उससे रूस ने यूक्रेन में हमला किया था, वहीं दूसरी तरफ अब जब ईरान को जरूरत पड़ी है तो रूस भी मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है, जिसके तहत रूस अपने एडवांस Sukhoi 35 फाइटर जेट दे रहा है, S-400 सिस्टम को डिलीवर करने की बात कर रहा है और दूसरे और हथियार दे रहा है। तो जाहिर है रूस ने यह कहा है कि जैसे इजराइल को मदद करता है अमेरिका, वैसे ही रूस भी ईरान की मदद को तैयार रहेगा। हाँ, यह बात जरूर है कि 19 अप्रैल की जो यह हमला है, इसको लेकर सबसे दिलचस्प बात यह है कि इजराइल इसको क्लेम करने को तैयार नहीं है। ईरान कहता है कि ये छोटे छोटे बच्चों को खेलने वाले ड्रोन से हमले किए गए थे। वहीं अमेरिका का रोल बड़ा संदिग्ध है। अमेरिका कह रहा है कि बहुत भयानक हमला हुआ था जी, ईरान में S-300 सिस्टम खत्म हो गया, मिसाइल से हमला किया था इजराइल ने, लेकिन यह बात इजराइल मानने को तैयार नहीं है, यह बात ईरान मानने को तैयार नहीं है। और इसीलिए जब ईरान के विदेश मंत्री से पूछा गया कि क्या अब आप जवाबी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आप तो कह रहे थे हिट एंड रन पॉलिसी हमारी खत्म हो गई है, तो उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ने दुस्साहस किया तो हम हमला करेंगे, लेकिन यह हमला जो है वो हमला था ही नहीं। तो इस तरह के पेच के बीच में ये सैटेलाइट इमेज कुछ और तस्वीर बयां कर रही है। इससे लग रहा है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग हो, भले ही डिप्लोमेटिक तरीके पर, उसके बयान कुछ और हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अनुराग शुक्ला सर, सवाल यह है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच जंग होता है तो एक पुराना स्कोर है अमेरिका, क्या वो इजराइल के बहाने ईरान के साथ सेटल करने की तैयारी तो नहीं है? अब मान लीजिए जैसे न्यूक्लियर जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको टारगेट किया जा रहा, अब ईरान के न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट तो अमेरिका के निशाने पर न जाने कब से हैं, क्या ये बहाना नहीं बन जाएगा? बिल्कुल, अगर अमेरिका के एंगल से देखा जाए तो वो एक पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। अगर हम वॉर की बात करें, वॉर इजराइल और ईरान के बीच में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बड़ा मुश्किल एस्पेक्ट नज़र आता है। ये बात इस बात से समझने की कोशिश करिए कि उन दोनों के देशों के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स 11,000 किलोमीटर दूर हैं, 1,100 किलोमीटर दूर। तो इतने डिस्टेंस पे अगर हम डायरेक्ट लड़ाई लड़ेंगे तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम नज़र आती है। और जिस तरह के वेपन्स अगर आप देखें, जैसे आपने भी डिस्कस किया कि रशिया और ईरान के बीच में कुछ डील चल रही हैं, तो वो जो जिस तरह के हेलीकॉप्टर्स देने की कोशिश कर रहे हैं उनकी रेंज बहुत ही लिमिटेड है, वो किसी भी तरह से डायरेक्ट वॉर में शामिल नहीं किए जा सकते। तो अगर अमेरिका कुछ बोल रहा है लेकिन जिसका कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं हो रहा है, ना ईरान की तरफ से हो रहा है ना इजराइल की तरफ से हो रहा है, तो डेफिनेटली इस समय कोई भी एस्केलेशन नहीं चाहते हैं और इस बार को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहते हैं। बड़ी बात आप यहाँ कह रहे हैं, लेकिन एक और खबर है जहां ईरान पर इजरायली हमले के बाद हमास चीफ इस्माइल हानिया तुर्की पहुंचा है और ये खबर इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने हमास प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और हानिया के साथ खालिद मिशाल भी मौजूद बताए जा रहे हैं। हालांकि हमास को तुर्की से सुरक्षित ठिकाना मिलने की उम्मीद है। तो अब ये एक बड़ा डेवलपमेंट है जहां आपको बता दें, TV9 भारतवर्ष ने कल भी आपको बताया था कि किस तरीके से अब जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उसके बाद हमास की तरफ से भी पूरे इलाके को खाली और शिफ्ट करने को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और ईरान पर इजरायली हमले के बाद हमास चीफ इस्माइल हानिया तुर्की पहुंचा है, ये इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। और इस बीच आपको बता दें कि
किस तरीके से अलग अलग ठिकानों की तलाश में हमास है, ये जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि ईरान पर हमले के साथ इजराइल, हमास और गाजा और वेस्ट बैंक में ऑपरेशन चला रहा है। इजराइल के आक्रामक रुख को देखते हुए ही हमास के टॉप लीडरशिप को अपनी सुरक्षा की चिंता भी सता रही है और हमास की लीडरशिप सुरक्षित ठिकानों की तलाश में है। इसी तलाश में हमास चीफ इस्माइल हानिया तुर्की जहां पहुंचा है। तो नए ठिकानों की तलाश में हमास, ये बड़ी खबर है। साथ ही इस्माइल हानिया ने एर्दोआन से मुलाकात की है। हमास अपना हेडक्वार्टर बदलना चाहता है। हमास का हेडक्वार्टर कतर से शिफ्ट हो सकता है और हानिया ने एर्दोआन से इसी सिलसिले में की है बातचीत। हालांकि कुछ दिन पहले इस्माइल हानिया ईरान भी गया था और हानिया ने ईरान के सर्वोच्च नेता खमनेई से भी मुलाकात की थी। अब एर्दोआन की मुलाकात के मायने भी यहां पर समझ लीजिए, उसी आधार पर आगे चर्चा भी करेंगे, क्योंकि ईरान पर इजरायली हमले से हमास डरा हुआ है और हमास को अपने सभी कमांडर्स के मारे जाने का भी डर सता रहा है। और कतर में हमास का हेडक्वार्टर अब सुरक्षित नहीं है। हमास के पास सुरक्षित ठिकानों को लेकर विकल्प भी बहुत कम है और ईरान के समर्थित गुटों को खत्म करने का इजरायली प्लान जिस तरीके से सामने आ रहा है रवि, यही सबसे बड़ी कल खबर थी कि किस तरीके से प्रॉक्सी ग्रुप्स को भी टारगेट किया जा रहा है। रवि, बिल्कुल, प्रॉक्सी गुट को टारगेट किया जा रहा है। इजरायल अब ईरान के समर्थित गुटों पर चुन चुन कर हमले कर रहा है। इसी रणनीति के तहत इजरायल इराक में भी हमले कर रहा है। इजरायल के टारगेट पर हमास की टॉप लीडरशिप है। इराक में उसने भारी भरकम तबाही मचाई। पीएमएफ का हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिया, जहां 2 फाइटर जेट से बमबारी की गई, जिसमें 8 लड़ाकों की मौत हो गई। इसके अलावा इजरायल के फाइटर जेट ने सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी की इमारत पर हमला किया, जहां तैनात डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। सीरिया के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इजरायली फाइटर जेट ने हमले किए। इसके अलावा लेबनान में एयर स्ट्राइक की गई। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की गई। मंसौर के पास हिजबुल्लाह सेंटर तबाह किया गया। किबुत्ज पर हमले के बाद आईडीएफ ने पलटवार करके बदला लिया। तो इस तरह से देखिए प्रॉक्सीज को टारगेट किया जा रहा। राजेश सर, सवाल यही है, जो बात अनुराग शुक्ला कह रहे थे कि एक तो फिजिकल डिस्टेंस इतना है दोनों के बीच कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की गुंजाइश कम है, लेकिन प्रॉक्सीज के जरिए ईरान एक बड़े लेवल पे वॉर शुरू कर सकता है। और क्या इजरायल ने इसे पहले ही भांप लिया है? देखिए, प्रॉक्सीज का तो चलता रहेगा, क्योंकि यही वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डायरेक्टली इजराइल के कांटेक्ट में रह सकती हैं। अब आप देखिए, जब ये ईरान के ऊपर अटैक हो रहा था, उस टाइम हिजबुल्लाह ने भी काफ़ी अटैक्स किए हैं, रॉकेट अटैक्स किए हैं इजराइल के ऊपर। ऐसा नहीं है कि वो जो नदर्न बॉर्डर है इजराइल का बिल्कुल शांत था। तो इजराइल ने दिखाया है, डिटर्मिनेशन दिखाई है। उन्होंने उनको कहा गया था कि आप गाजा में जो है युद्ध बंद करें, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। उन्होंने बंद नहीं किया। ईरान ने डायरेक्टली अटैक किया, उन्होंने उसका जवाब दिया। हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है, वो उनका जवाब दे रहे हैं। लेबनान में उनका जवाब दे रहे हैं। इराक में स्ट्राइक कर रहे हैं।